हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड वाली एक इमेज दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये आपके सामने मीनाक्षी नटराजन जी हैं। ये कांग्रेस की कैंडिडेट थी, और अगर आप अभी न्यूज़ पेपर या न्यूज़ के टच में हो तो आप देख रहे होंगे कि एमपी में राज्यसभा सीट को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। मीन्स जो जयराम रमेश, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं और भी जो लीडर्स हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के आगे प्रोटेस्ट भी किया है। तो हम इस पूरी प्रोसेस में जो ये वीडियो है, इसका मकसद है कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो कंटेक्स्ट ये है कि देखिए, राज्यसभा का इलेक्शन होता रहता है, कभी किसी राज्य की सीटें भरी जाती हैं, कभी किसी स्टेट की। बट हमें समझना है सिंपल तरीके से कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है और ये कंट्रोवर्सी में क्यों है। ठीक है ना? तो कंटेक्स्ट ये है, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं आप में से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि राज्यसभा के जो हम ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है। देखिए, हुआ क्या कि ये जो मीनाक्षी नटराजन जी हैं, ये कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, और आप इस इमेज में देख सकते हो, ये तब की फोटो है जब ये अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करने गई थी। तो ये होता है ना, जब आप अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करके आते हो तो ये एक हैप्पी पिक्चर है जहां पर ये और इनके सपोर्टर काफी खुश हैं। बट हुआ क्या कि रिसेंटली, यानी कि कल, इनका नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर, और रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट इस वजह से कर दिया कि बीजेपी ने कंप्लेंट की थी कि जो मीनाक्षी नटराजन जी हैं, इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में कुछ इंफॉर्मेशन को छुपाया, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बताई। जैसे कि तेलंगाना में इनके ऊपर एक केस चल रहा है, तेलंगाना में, वो इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में उसके बारे में जिक्र नहीं किया। और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो वेरीफाई करते हैं पेपर्स को इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर, उन्होंने इनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट ही कर दिया। अब देखिए, इससे इंपैक्ट क्या हो रहा है, जो बीजेपी है उसको इलेक्शन में एडवांटेज मिल रहा है, और जो कांग्रेस है उसका कहना है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को यूज करके, इसकी पावर को मिसयूज करके कहीं ना कहीं जो सीट है उसको सिक्योर करने के लिए गलत तरीके से मीनाक्षी नटराजन जी को डिस्क्वालीफाई करवाया है। ठीक है ना? तो देखिए, ये तो था एक न्यूज का बैकग्राउंड, मैंने आपको एक न्यूज का बैकग्राउंड दे दिया। अब एज ए स्टूडेंट और एज ए जनरल ऑडियंस, हमें समझना है कि आखिर राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं जो हमारे संविधान द्वारा दी गई है, जो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो यूपीएससी भी हो सकता है, कोई स्टेट पीसीएस भी हो सकता है, या अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, बेसिक फैक्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सैंक्शन स्ट्रेंथ, जो संविधान द्वारा जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ सैंक्शन की गई है राज्यसभा की, वो है 250। मीन्स 250 सीटें आपकी राज्यसभा में सैंक्शन स्ट्रेंथ है। लेकिन करेंटली एट प्रेजेंट हम कितनी यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं 245, 245 सीट भरी जाती है। ठीक है ना? इसमें आप एक और चीज समझना, आउट ऑफ दिस 245 सीट, अभी करेंटली स्टेट और यूनियन टेरिटरी 233 सीट्स यूज कर रहे हैं। मींस 233 सीटें किसके पास हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राइट, इनके पास है। बची हुई 12 सीट किसके पास है, नॉमिनेटेड मेंबर्स। मींस आपने पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं कि जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको एक पावर दी गई है कि वो राज्यसभा में 12 एमपीज को, 12 एमपीज को नॉमिनेट कर सकते हैं। और ये जो नॉमिनेशन है, ये 4 एरियाज में किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आर्ट में बहुत अच्छा काम किया है, या साइंस में, या लिटरेचर में, या सोशल सर्विस में, उसको, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं,
वो नॉमिनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखते हो सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया हुआ है, पीटी उषा को नॉमिनेट किया हुआ है, ऐसी हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को नॉमिनेट किया हुआ है। तो मीन्स ये एक विंडो दी गई है प्रेसिडेंट को कि वो 12 सदस्यों को, राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो 233 233 सीट्स ये इलेक्ट होके आती हैं, ठीक है ना। अब कुछ और चीज हम देख लेते हैं। देखिए क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में 2 सदन है ना, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा 5 साल के लिए होती है, उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है, फिर से चुनाव होते हैं। बट राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, परमानेंट हाउस। इस पे आप गौर करना, ध्यान देना, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ठीक है ना। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। दूसरी चीज, जो राज्यसभा के एमपीज हैं उसका टेन्योर 6 साल होता है, 6 ईयर, जबकि लोकसभा के एमपी का टेन्योर क्या होता है, 5 साल, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो राज्यसभा के जो एमपी हैं वो लगभग हर 2 साल बाद 1/3 रिटायर होते हैं। तो एक साइकिल चलती रहती है, 1/3 रिटायर होंगे, फिर उनकी जगह नए आएंगे, फिर 2 साल बाद 1/3 रिटायर होंगे, फिर उनकी जगह नए आएंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये आपने कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लिए। अब बात करते हैं हम इलेक्शन प्रोसेस की। उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि राज्यसभा के इलेक्शन में वोट कौन करता है। तो देखिए, लोकसभा के इलेक्शन के बारे में आपको और हमको एक आइडिया है, क्योंकि उसमें आप लोग और हम लोग वोट करते हैं कि जो भी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जिसका वोटर लिस्ट में नाम है और जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो लोकसभा में वोट कर सकता है, अपने एमपी को डायरेक्ट चुन सकता है, ठीक है ना। बट क्या आपने कभी राज्यसभा के एमपी को चुना है? ऐसा है हम में से कोई किया जिसने राज्यसभा के एमपी के लिए वोट किया हो? नहीं, है ना। तो सवाल उठता है फिर वोट कौन करता है? अगर जनता वोट नहीं करती तो कौन करता है? तो इसका आंसर है जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए एमएलए होते हैं असेंबली के, वो वोट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड एमएलए। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो नॉमिनेटेड एमएलए होते हैं या एमएलसी होते हैं वो वोट नहीं करते हैं, सिर्फ चुने हुए एमएलए ही वोट करते हैं। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का या किसी भी स्टेट पीसीएस का, जहां पर आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखनी है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जी इलेक्शन प्रोसेस क्या है। व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा, ठीक है। तो देखिए, 3 आप कीवर्ड्स देख रहे हो जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। तो देखिए, पहली चीज, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट प्रोवाइड्स फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है, इसको समझना आप। देखिए, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें हम और आप डायरेक्ट वोट करते हैं, ठीक है ना। हम और आप वोट डालने जाते हैं डायरेक्ट, ये तो हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसको आप ध्यान सुनना। मान लीजिए ये एक आम आदमी है, कॉमन मैन, ये वोट करता है किसके लिए, इसने वोट डाला एमएलए के लिए, और एमएलए वोट डालते हैं राज्यसभा के एमपी के लिए, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट हो गया। देखिए, देयर इज नो डायरेक्ट लिंकेज राज्यसभा के जो एमपी हैं उसमें और जो आपके सिटीजन है, देयर इज नो डायरेक्ट लिंक, नो डायरेक्ट लिंक है ना। बीच में कौन आ गया, एमएलए, इसलिए ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां पर जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, जनता के चुने हुए एमएलए वोट करते हैं असेंबली में, ठीक है ना। ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहला जो क्राइटेरिया रखा है इस प्रोसेस का, वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, लोकसभा के चुनाव में हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट
पास्ट द पोस्ट सिस्टम, राइट, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मीन्स जिसको ज्यादा सीट मिल गई, राइट, या जिसने ज्यादा वोट सिक्योर कर ली, चाहे 20% वोट लाके ही अपने नियर बाय कैंडिडेट से अगर जीत जाते हो तो आप जीत गए, आपको पूरी सीट मिलेगी, उसमें कोई शेयरिंग वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आप देखते हो बीजेपी का मान लो वोट शेयर 30% है, फिर भी हो सकता है पूरी लोकसभा पे कब्जा कर ले, पूरी लोकसभा पे जीत जाए, राइट। बट प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपकी असेंबली में जितनी सीट है, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज किसी असेंबली में, सपोज ये एक स्टेट है, मान लीजिए स्टेट का नाम मैंने बोल दिया तेलंगाना, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं इसको ले रहा हूं तेलंगाना। अब तेलंगाना स्टेट में जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो 200 सीट्स हैं असेंबली में, 200 सीट्स किसमें है, असेंबली में है, और इस 200 सीट्स में मान लीजिए कांग्रेस की 100 सीट्स हैं, जस्ट एग्जांपल 100 सीट्स किसकी हैं, कांग्रेस की हैं, और 50 सीट्स मान लीजिए आपकी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस की हैं, और 50 सीट मान लीजिए आपकी बीजेपी की है, जस्ट एन एग्जांपल। तो आप देखिए, और आप रेशियो देखोगे तो 50% सीट किसके पास है, कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस का प्रपोर्शन क्या हो गया, हाफ, 50%। आप देखिए 25% सीट किसके पास है, टीआरएस के पास, और 25% सीट्स किसके पास है, बीजेपी के पास। तो अगर मान लीजिए तेलंगाना से हमको राज्यसभा की सीटें फिल करनी है तो कांग्रेस के पास कितनी सीट आएगी, उसकी 50%। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अब तेलंगाना से हमें मान लीजिए 8 सीट भरनी है, किसमें, राज्यसभा में, एग्जांपल में ले रहा हूं, तो 8 सीट का 50% क्या होगा, 8 सीट का 50% होगा 4 सीट, तो कांग्रेस को कितना प्रपोर्शन मिलेगा, 4, 25% 8 का 2, तो टीआरएस को कितनी मिलेंगी, 2 सीट, बीजेपी को कितनी मिलेंगी, 2 सीट। तो आप देख सकते हो कि राज्यसभा में इनको जो सीट मिल रही हैं वो इनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, टोटल सीट्स तो ये हैं बट इनकी इनकी रेस्पेक्टिव सीट्स कितनी है, इन प्रपोर्शन टू देयर स्ट्रेंथ, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला हुआ है, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो आप देख सकते हो राज्यसभा में तेलंगाना की जो 8 सीटें हैं उसमें सबको अपने प्रपोर्शन में सीट मिली है, आगे समझ में आपको, ठीक है ना। तो ये होता है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसका मतलब समझते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान सुनना। देखिए जब आप लोकसभा का चुनाव वोट देने जाते हो लोकसभा के चुनाव में, उसमें आप क्या करते हो, आपको कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं, है ना, यहाँ पे उनका चुनाव चिन्ह होता है, मिस्टर ए उनका चिन्ह, मिस्टर बी उनका चुनाव चिन्ह, सी इस तरीके से, डी। हम क्या करते हैं लोकसभा के चुनाव में, किसी एक कैंडिडेट को जिसको हम चुनना चाहते हैं उसके आगे अपना मोहर लगा देते हैं, या ईवीएम से वोटिंग होती है इसके आगे हम टिक कर देते हैं और हमारा वोट इस कैंडिडेट को चला जाता है, ठीक है ना। बट राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में आपको एक बैलेट पेपर मिलता है, देखिए, और यहाँ पर क्या होता है, आपको रैंकिंग करनी होती है कैंडिडेट की। आप एक बार वोट करोगे तो देखिए यहाँ पे हम रैंकिंग नहीं करते, यहाँ पे हम किसी भी एक कैंडिडेट को वोट करते हैं, किसमें, लोकसभा के चुनाव में। बट राज्यसभा में हम क्या करते हैं, इन द केस ऑफ राज्यसभा हम कैंडिडेट को रैंक देते हैं, जैसे मान लीजिए अगेन मिस्टर ए बी सी डी ई एफ जी, मान लीजिए आपके ये 7 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। अब मुझे अगर मान लीजिए राज्यसभा में एज ए एमएलए वोट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए जिसको मैं जिताना चाहता हूं उसको मैं रैंक 1 दूंगा, तो मींस आई विल शेयर माय प्रेफरेंस। तो हम यहाँ पे प्रेफरेंस अपना देंगे, रैंकिंग करेंगे या प्रेफरेंस देंगे अपना, कि मैं पहले नंबर पे किसको चाहता हूं। तो सपोज मान लीजिए मैं पहले नंबर पे मिस्टर सी को चाहता हूं, तो मैं रैंक 1, माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज सी। फिर मान लीजिए ए को चाहता हूं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो आप देख सकते हो बैलेट पेपर पे मैं एक ही बार वोट करूंगा, इस चीज का नाम क्या है, सिंगल। सिंगल मींस मैं एक बार वोट करूंगा, लेकिन उस एक बार के वोट में मैं क्या करूंगा, रैंकिंग करूंगा, है ना, मैं प्रेफरेंस दूंगा कि पहले नंबर पे मेरे हिसाब से कौन होना चाहिए, सेकंड पे कौन, इस तरह से। तो जो जितने भी कैंडिडेट हैं
वो अपने अपने बैलेट में क्या करेंगे, रैंकिंग देंगे। जो लोग वोट कर रहे हैं, जो भी एमएलए, वो इस तरह से रैंकिंग करेंगे। अब सबने वोट डाल लिया, सिंगल एक बार वोट देंगे, सब एक बार में सब रैंकिंग कर देंगे। अब क्या हुआ, काउंटिंग होगी। काउंटिंग, अच्छा काउंटिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी कैंडिडेट जिसको जीतना है उसको एक कोटा, एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट सिक्योर करते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा देता हूं, फिर वापस हम इस पे आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मूला जैसे मैं दिखा दूं आपको, ये फॉर्मूला होता है कि अगर किसी कैंडिडेट को सीट सिक्योर करनी है, चुनाव जीतना है, तो उसको मिनिमम नंबर ऑफ वोट चाहिए, इसको हम बोलते हैं कोटा। अब कोटा कैसे आता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में पूछा गया है, क्योंकि ये मुद्दा न्यूज में है, कंट्रोवर्सी में है, तो हो सकता है आने वाले मेंस के एग्जाम में या प्रीलिम्स के एग्जाम में ये आ जाए। तो देखिए समझ लीजिए फॉर्मूले को, और आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए कोटा कैसे आता है, टोटल नंबर ऑफ एमएलए वोट, जितने भी एमएलए हैं उनके वोट को हम यहाँ रखेंगे, कितनी सीट हमें भरनी है राज्यसभा में, +1, और डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर हो गया +1। तो एक एग्जाम्पल में लेता हूं आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे मान लीजिए यूपी की असेंबली की मैं बात करूं, यूपी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूपी में सबसे ज्यादा सीट है, यूपी की असेंबली का हमने एग्जाम्पल लिया। अब यूपी में मान लीजिए टोटल जो एमएलए हैं, टोटल जो वोट्स हैं, टोटल वोट्स, ठीक है ना, वो है आपके 400, राइट, 400 आपके टोटल वोट्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, राज्यसभा की मान लो सीट कितनी भरनी है हमको, आरएस सीट्स, मान लो यूपी से हमको 4 सीट भरनी है, कितनी, 4, 4 सीट भरनी है। तो अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो टोटल वोट कितना हो गया, देखिए ऊपर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो टोटल वोट्स कितने हैं एमएलए के, टोटल एमएलए कितने यूपी मान लो 400, तो टोटल वोट्स हो गए आपके 400, ठीक है ना। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ एमएलए वोट्स की जगह ये रख दिया। अच्छा सीट कितनी भरनी है मेरा राज्यसभा की, यूपी से कितनी वैकेंसी, 4, तो 4 को मैं यहां रखूंगा, 4 को, 4 +1, +1, राइट, +1 ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला +1, टोटल कितना आ गया आपका 5, 80, 80 +1 81, तो आपके 81। तो मीन्स अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन जीतना है यूपी में, राज्यसभा सीट सिक्योर करने के लिए उसको 81 वोट्स अपने फेवर में चाहिए। अब वापस आते हैं हम अपने बैलेट पेपर वाले एग्जाम्पल पे। तो देखिए आपको जब चुनाव करना है, वोट करना है, आप क्या करोगे, अपनी रैंकिंग दोगे। अब हम क्या करेंगे, जब सारे वोट पड़ जाएंगे, अब काउंटिंग होगी। अब देखिए काउंटिंग कैसे होती है, अब होगी आपकी काउंटिंग, और हम पिछला एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए कोटा कितना निकल के आया हमारा इस वाले एग्जांपल में, 81। तो देखिए हमें 4 सीट भरनी है, 4 सीट्स, और जो चारों विनिंग कैंडिडेट हैं उनको कितने वोट्स चाहिए, 81 वोट्स चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके बैलेट पेपर पे काउंट करेंगे और देखेंगे कि इन सारे कैंडिडेट में फर्स्ट काउंटिंग मींस पहले क्या होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग हो रही है तो फर्स्ट राउंड में हम देखेंगे कि कितने कैंडिडेट को 81 वोट्स मिले हैं। तो मान लीजिए ए को मिल गया या सी को मिल गया, सपोज 2 कैंडिडेट्स सिक्योर्ड 81 वोट्स इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग। पहली राउंड ऑफ काउंटिंग में अगर 2 कैंडिडेट को 81 वोट्स मिल गए, इसका मतलब वो जीत गए। बट अभी भी हमें 2 सीट और भरनी है, कि टोटल सीट्स कितनी भरनी है, 4। अब लेकिन फर्स्ट राउंड काउंटिंग के बाद सिर्फ 2 ही ऐसे कैंडिडेट थे जिनको कोटा मिल गया, तो बचे हुए 2 का क्या करेंगे। अब इसमें आएगा आपका ट्रांसफर ऑफ वोट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो यहाँ पे हम करेंगे ट्रांसफर। अब ट्रांसफर कैसे होता है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना आप, ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफर ये आप ध्यान से सुनना पहले, ये कैसे होता है। तो देखिए इस प्रोसेस में जो कैंडिडेट मींस फर्स्ट राउंड काउंटिंग में जो कैंडिडेट लास्ट में आया होगा, जिसको लास्ट कैंडिडेट मींस जिसको लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले होंगे, लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स,
जो रेस में काफी पीछे चल रहा होगा, वो कैंडिडेट जो रेस में पिछड़ गया, जिसके जीतने की चांस नहीं, जो लास्ट आया है फर्स्ट राउंड काउंटिंग क्लास, उसके वोट हम देखेंगे। सपोज एग्जांपल के लिए मान लो ये जी है, जी पहले राउंड की काउंटिंग के बाद लास्ट में आया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जी के वोट्स देखेंगे कि मान लो कहां कहां जी को प्रेफरेंस फर्स्ट दिया है। मान लो जी को कुछ लोगों ने फर्स्ट भी दिया होगा। अब हम देखेंगे कि ऐसे बैलेट जहां पर जी फर्स्ट में है, तो वहां पे सेकंड कौन है, हु इज सेकंड, उसके वोट हम ट्रांसफर कर देंगे बाकी लोगों में, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांसफर। और फिर से हम काउंटिंग करें तो सेकंड राउंड काउंटिंग में क्या होगा, सेकंड राउंड काउंटिंग में हम जो जी जो पहली बार की काउंटिंग में रेस में हार गया, उसके वोट ट्रांसफर करेंगे और इसके वोट्स किस में जाएंगे, जो आपका ओरिजिनल बैलेट है इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे आपके। तो हम देखेंगे कि जहां पर जी फर्स्ट था उसमें सेकंड कौन है, तो इसके वोट ट्रांसफर होंगे। और सेकंड राउंड के बाद हम फिर से देखेंगे कि क्या अब 81 सीट्स किसी को मिली, और हम ऐसा तब तक करते रहेंगे, तब तक ट्रांसफर करते रहेंगे जब तक कि चारों सीट फुलफिल ना हो जाए, चारों सीट फिल ना हो जाए। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है ना। तो ये है प्रोसेस। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से इजीली समझ आ गई होगी। कुछ बातें मैं आपको और बता दूं कि जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है ये ओपन बैलेट के तहत होता है। ठीक है, इट हैपेंस थ्रू ओपन बैलेट। ये ओपन बैलेट सिस्टम होता है। ओपन बैलेट का मतलब क्या होता है, दिस इज ओपन बैलेट सिस्टम। तो ओपन बैलेट में क्या होता है, जब आप अपना वोट देते हो तो अपनी पार्टी के जो लीडर होते हैं, इसको विप बोलते हैं, उसको दिखाते हो कि देखो जी मैंने पार्टी के अकॉर्डिंग ही वोट दिया है। हालांकि इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मान लीजिए आपने भी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट किया, तो आप कर सकते हो कि वोट इज बेस्ड ऑन योर इनर कंसाइंस, अपनी मर्जी से आपको फ्रीडम है, तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना। दूसरी चीज, जो नोटा सिस्टम है, नन ऑफ द अबव नोटा, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस कराया था नोटा। जब आप लोकसभा का चुनाव देने जाते हो तो अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है लिस्ट में से, तो आप नोटा दबा देते हो कि मुझे किसी को वोट नहीं देना। बट राज्यसभा के इलेक्शन में नोटा एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे आपको प्रेफरेंस देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते मैं किसी को रैंकिंग नहीं करूंगा, इसका मतलब आपका वोट वेस्ट जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो समझ में आया होगा कि कोटा कैसे काउंट करते हैं, जो कीवर्ड्स है हमारे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट इसको क्यों बोलते हैं, ये समझ में आया होगा। तो एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों के संग शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।